देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और ये उस समय की बात है जब मैं काम के सिलसिले से हैदराबाद वसीम के पास गया था। दरअसल वसीम मेरे खालू का लड़का था और उसके कहने पर ही मैं पहली बार हैदराबाद आया था। यहाँ पर आकर पता चला कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो काम किसी और को दे दिया गया है। फिर कुछ दिन ऐसे ही मेरे यहाँ पर बीत गए पर कोई भी काम नहीं मिला। और ऐसे ही एक रात जब कंपनी से काम करके वसीम भाई आए तो उन्होंने बताया कि एक काम है, अगर तुम कर सकते हो तो महीने के 25,000 रुपये मिलेंगे। वसीम भाई की ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि गांव में मैं बहुत ही मेहनत मजदूरी करता तो भी मैं महीने का इतना कमा नहीं पाता। अभी दोस्तों मैं यही सब सोच ही रहा था कि फिर जो उन्होंने बताया उसे सुनकर तो मैं हैरान हो गया। दरअसल उन्होंने बताया कि तुम्हें एक कब्रिस्तान में रहना होगा और वहाँ पर जनाजों को दफनाना होगा। उनकी ये बात सुनकर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कब्रिस्तान में रात बिताना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन मैं उस कब्रिस्तान में रहने के लिए फिर भी तैयार हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए 15 से 20 दिन बीत गए थे पर कोई भी काम नहीं मिला। अगर मैं इस काम को भी मना कर देता तो फिर शायद ये काम भी ना मिलता। और 2 महीने के बाद ही मेरी बहन रजिया का निकाह भी करना था, इसलिए मैं उस कब्रिस्तान में रहने के लिए तैयार हो गया। फिर इस पर वसीम भाई ने कहा कि कल सुबह हम दोनों उन मौलवी साहब के पास चलेंगे। फिर हम दोनों खाना खाकर सो गए। दोस्तों, अगले दिन सुबह हम दोनों उस मौलवी साहब के पास गए तो मौलवी साहब के घर पहुंचने पर हमने देखा कि मौलवी साहब जी एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर खिला रहे थे। उन्हें बच्ची के साथ खेलता हुआ देखकर हम दोनों मौलवी के पास जा पहुंचे। हमें देखकर मौलवी साहब ने कहा कि तुम वही हो जिससे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। मौलवी साहब के इतना कहने पर वसीम भाई ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर मौलवी साहब जी ने हमें उस कब्रिस्तान के पास लेकर आ गए जहाँ पर हमें रहना था। जब हम तीनों उस कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो हमने देखा कि ये कब्रिस्तान बहुत ही अजीब तरह का लग रहा था, क्योंकि वो कब्रिस्तान पेड़ों से घिरा हुआ था। पर उस कब्रिस्तान के अंदर जाने के बाद हमें दिन में भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शाम हो गई है, क्योंकि वो कब्रिस्तान पेड़ों से बहुत ही अजीब तरह से ढक रखा था। फिर हम तीनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर हमें रहना था। ये सब देखकर मुझे अजीब लग रहा था। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मौलवी साहब ने कहा कि कब से रहने के लिए आ रहे हो आप। उनके इतना कहने पर मैंने कहा कि वो खान साहब मैं कल से आ जाऊँगा। मेरे इतना बोलने पर उन्होंने मुझे 15,000 रुपये हाथों में एडवांस दे दिए और कहा कल से आ जाना। इतना बोलकर वो चले गए। फिर हम दोनों भी वहाँ से घर लौट आए। घर लौट कर आने पर मैंने वसीम भाई से कहा कि भाई तुम्हें वो कब्रिस्तान कुछ अजीब नहीं लग रहा था। मेरे इतना कहने पर उन्होंने कहा कि वो कब्रिस्तान बहुत ही पुराना है, जिस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर वसीम भाई अपने काम पर निकल गए। फिर मुझे लगा कि शायद मैंने गांव में ऐसा कभी देखा नहीं था, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा हो। और जब शाम को वसीम भाई काम करके घर लौट कर आए तो उन्होंने मुझे एक चाबी दी। उस चाबी को देखकर मैं समझ गया था कि ये उसी कब्रिस्तान की चाबी है। फिर उन्होंने बताया कि मौलवी साहब मिले थे, उन्होंने ये चाबी दी है और सुबह तुम वहाँ पर चले जाना। दोस्तों, वसीम भाई के इतना कहने पर मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाईजान। फिर अगले ही दिन सुबह के वक्त जब मैं उस कब्रिस्तान पहुंचा तो जैसे मैं उस कब्रिस्तान का गेट खोल ही रहा था कि तभी एक जनाजा आता हुआ दिखाई दिया। उस जनाजे को आता हुआ देखकर मैं गेट खोलकर कब्रिस्तान के अंदर गया और अपने बैग को उस रूम में रखकर बाहर आ गया। बाहर आने पर देखा तो वो सभी जनाजे लेकर अंदर आ गए थे। तो फिर उस जनाजे को दफनाने के लिए मैं गड्ढा खोदने लगा। फिर गड्ढा खोदने के बाद मैंने उस जनाजे को दफना दिया और इसी तरह मेरा पूरा दिन जनाजे को दफनाने में बीत गया। और अब शाम होने को आई थी तो मैं वहीं रूम के पास कुर्सी लगाकर चुपचाप बैठा रहा और मैं काफ़ी थक भी गया था। फिर जैसे रात के 9 बजे तो मैं कब्रिस्तान के गेट को बंद करके वहीं पर खाना खाकर सो गया। रात में जब मेरी आंखें खुली तो मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी रात के 12 बज रहे थे। पानी पीने के लिए जब मैं टेबल पर रखे पानी को लेने के लिए जा रहा था कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर गई
तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर से मेरे हाथ पैर भी थर थर कँपाने लगे थे। तभी मैंने देखा कि कब्रिस्तान में कोई घूम रहा था, पर रात के अंधेरे में मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं डरा सहमा उस तरफ ही देख रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे जैसे वो दरवाजा खटखटा रहा था तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाजे को खोल सकूं, पर दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। फिर डरते हुए जब मैं उस दरवाजे के पास गया और दरवाजे को खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, और उस औरत को इतनी रात को यहाँ पर देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था कि कहीं ये वही औरत तो नहीं है जिसे अभी मैंने खिड़की से देखा था। अभी मेरे मन में यही सब सवाल चल रहे थे कि तभी उस औरत ने कहा कि मेरे पति की बॉडी को दफनाना है। उस औरत के इतना कहने पर जब मैंने उस औरत के पीछे नज़र घुमाई तो उसके पीछे एक डेड बॉडी थी। उस बॉडी को देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैंने कुछ समय पहले ही देखा वो क्या था। कुछ भी समझ में नहीं आया, शायद वो मेरा वहम था। और ये सोचकर मैं उस बॉडी को दफनाने के लिए लेकर जा रहा था कि तभी मेरी नज़रें एक सफ़ेद कपड़े पर गई जो हवा चलने पर हिल रहा था, जिसे मैं खिड़की से देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। फिर मैंने उस कपड़े को उस बॉडी के साथ ही दफना दिया। दफना देने के बाद वो औरत कब्रिस्तान से चली गई और उसके जाते मैं भी रूम की तरफ जाने लगा। रूम में आने के बाद टेबल पर रखे पानी की बोतल को उठाकर मैं पीने लगा। अभी मैं पानी ही पी रहा था कि मेरी नज़र फिर से खिड़की से बाहर गई तो बाहर कुछ भी नहीं था, पर जिसे देखकर मैं डर रहा था वो एक सफ़ेद कपड़ा था जिसे देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था। अभी दोस्तों मैंने ये सब सोचा ही था कि तभी जो मैंने देखा उसे देखकर तो किसी की भी रूह कँपा जाए। दरअसल मैंने देखा कि अभी कुछ समय पहले जिस बॉडी को मैं दफना कर आया था वो बॉडी उस कब्र से बाहर निकल रही थी। उस बॉडी को कब्र से बाहर निकलते देखकर मेरे हाथ पैर कँपाने लगे और तभी आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगी और बादलों की भी गरजने की आवाज़ और भी ज़्यादा डर का एहसास दिला रही थी। देखते ही देखते वो डेड बॉडी उस कब्र से पूरी तरह से बाहर निकल गई। कब्र से बाहर निकलने के बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि कुछ समय पहले जो औरत यहाँ पर डेड बॉडी लेकर आई थी वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की थी जिस औरत ने मुझे डेड बॉडी दफन करने के लिए कहा था। अभी मैं उस औरत को उस कब्र से निकलते हुए देख ही रहा था कि उस औरत को कब्र से निकलता हुआ देख मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। डर से मैं पसीने से लथपथ हो गया था और देखते ही देखते जोरों की बारिश भी शुरू होने लगी। बारिश होने की वजह से अब वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी, पर उस औरत को कब्र से निकलता हुआ देखकर वो सब मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। अभी मैं उस औरत की ओर ही देख रहा था कि तभी किसी ने खिड़की पर हाथ रखा और उस हाथ को खिड़की पर देखकर मैं डर गया और वहीं एक टेबल के नीचे छिप गया। वो औरत खिड़की पर अपना हाथ फेरते हुए आगे की तरफ निकल गई और मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी। ये सब मैं उसी टेबल के नीचे छिपकर देख रहा था। वो औरत बार बार खिड़की के इधर से उधर घूम रही थी और जब उसकी आवाज़ सुनी तो वो कोई रफ़ीक नाम लेकर बुला रहे थे। और जब बिजली की चमक उस औरत पर गई तो उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। वो बार बार रफ़ीक का नाम लेकर पुकार रही थी और मैं चुपचाप उसी टेबल के नीचे बैठा रहा कि तभी वो औरत दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर मेरे दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो गई। दरवाजे की खटखटाहट बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे उस दरवाजे की खटखटाहट बढ़ रही थी तो वैसे वैसे मेरे अंदर डर बढ़ता जा रहा था। मेरी नज़रें उस दरवाजे पर ही थी कि कहीं वो औरत अंदर ना आ जाए। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे की खटखटाहट बंद हो गई और उस औरत की आवाज़ भी आनी अब बंद हो गई थी। कुछ देर तक तो मैं उसी टेबल के नीचे बैठा रहा और जब मुझे लगा कि शायद वो औरत वहाँ से चली गई है तो मैं उस टेबल के नीचे से निकलकर बाहर आया और उस खिड़की की तरफ ये देखने के लिए जाने लगा कि कहीं वो औरत यहीं पर तो नहीं है। जब मैं खिड़की के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि अब वो औरत उस कब्र की तरफ जा रही थी और अब बारिश भी बंद हो गई थी। फिर देखते ही देखते वो औरत उस कब्र के अंदर समा गई और उस औरत को कब्र में समाते हुए देखकर अब मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर मैंने घड़ी में समय देखा
तो अभी रात के 3 बज रहे थे। तो मैं उसी चारपाई पर जाकर बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह का इंतज़ार करते करते मेरी आंख लग गई और फिर जब मेरी आंख तब खुली जब दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। दरवाजे की दस्तक सुनकर मैं डर गया कि कहीं वो औरत तो फिर से नहीं आ गई। तभी वसीम भाई ने मुझे आवाज़ दी। वसीम भाई की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वसीम भाई खड़े थे। तो मैंने वसीम भाई को रात की बीती सारी घटना बताई। मेरी बातें सुनकर वसीम भाई ने कहा कि आज तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो वो औरत तुम्हें रात को ही जान से मार सकती थी। फिर दोस्तों हम दोनों उस कब्रिस्तान से बाहर ही निकल रहे थे कि तभी वहाँ पर मौलवी जी आ गए। हम दोनों को साथ देखकर मौलवी जी ने कहा कि कहाँ पर जा रहे हो। मौलवी साहब के इतना कहने पर मैंने कहा कि मैं काम वाम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ अपने घर। मेरे इतना कहने पर उन्होंने कहा कि क्यों, क्या हो गया। उनके इतना कहने पर फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो मेरी बात सुनकर मौलवी साहब ने बताया कि ये 2 साल पहले की बात है। उस औरत की बॉडी इस कब्रिस्तान के अंदर थी। जो इस कब्रिस्तान में रहा करते थे उन लोगों ने उस औरत को इसी कब्र में दफन कर दिया था। उसके बाद से ये सिलसिला चालू हुआ है। वो औरत कभी कभी उस कब्र से निकलकर बाहर घूमती है और इसी वजह से इस कब्रिस्तान में कोई भी ज़्यादा दिन नहीं रुक पाता। जो भी उस औरत को देख लेता है वो अगले दिन ही इस कब्रिस्तान को छोड़कर चला जाता है। मौलवी साहब की ये बात सुनकर हम दोनों हैरान हो गए। फिर हम दोनों उस कब्रिस्तान से निकलकर अपने रूम पर आ गए और फिर हम दोनों उस कब्रिस्तान की ओर कभी नहीं गए। और फिर मैं अगले महीने से अपने भाई के साथ काम पर चला गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।